आपके हिस्से में जो अधिकार संविधान में दिए हैं, याद रखो ये अधिकार किसी की मेहरबानी से नहीं बल्कि लंबी कानूनी लड़ाई की जीत है। काफी संघर्ष के बाद ये अधिकार आपके हिस्से में आए हैं। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम उन संवैधानिक अधिकारों के संबंध में बात करेंगे जो हर भारतीय महिला की ताकत और उनकी असली जिंदगी का आधार होना चाहिए। आज तुम्हें बराबरी, सुरक्षा और सम्मान का जो हक मिला है वो कभी एक सपना था जिसे हकीकत में बनाने के लिए न जाने कितने लोगों ने संघर्ष किया, अपनी आवाज उठाई और समाज की बेड़ियों को तोड़ा। तो उठो, जागो, अपने अधिकारों को जानकर उन्हें जीना शुरू करो, क्योंकि यह सिर्फ कानून की बातें नहीं बल्कि तुम्हारे भविष्य का मार्ग है। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट दीवान, आप देख रहे हैं लीगल दृष्टि। आइए आसान और व्यवहारिक भाषा में समझते हैं कि भारतीय संविधान ने महिलाओं को कौन कौन से अधिकार दिए हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है समानता का अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक प्रावधानित है। क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने हर महिला और पुरुष समान है। संविधान कहता है कि न कोई छोटा, न कोई बड़ा, न कोई शक्तिशाली, न कोई कमजोर, पुरुष और महिला दोनों ही समान है। और संविधान का खास प्रावधान है कि अनुच्छेद 15(3) के तहत सरकार महिलाओं के लिए विशेष कानून बना सकती है। इसीलिए सरकारी जॉब में महिलाओं के लिए आरक्षण है, महिला के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए खास योजनाएं चलाई जा रही हैं और समान वेतन कानून लागू किया गया है ताकि महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिले। तो बहनों, अब समय आ गया है कि हम अपने अधिकारों को पहचानें और हर जगह आवाज उठाएं जहां हमें दबाने की कोशिश की जाती है। दूसरा है आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक प्रावधानित है। और संविधान का अनुच्छेद 19 हमें बोलने, अपने विचार को रखने और मनपसंद काम को करने और कहीं भी आने जाने की आज़ादी देता है। लेकिन यह आज़ादी तभी सार्थक होगी जब महिला इसके लिए आगे आए। महिला किसी भी पेशे में आगे बढ़ सके, चाहे सेना हो, पुलिस हो या कॉर्पोरेट सेक्टर हो, और महिला के बोलने की आज़ादी का सम्मान और उन्हें दबाने की कोशिश न की जाए। तीसरा है महिलाओं के लिए सबसे जरूरी सुरक्षा का अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, 23 और 24 में प्रावधानित किया गया है। बहनों, क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 में महिला के हर प्रकार के शोषण को बचाने के लिए बनाए गए, जिसमें महिला तस्करी एक अपराध है। कोई भी महिला को उसकी सहमति के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकता। दूसरा है 14 साल से कम उम्र की बच्चों को खतरनाक काम पर लगाने पर रोक, ताकि हमारी बेटियां सुरक्षित रहे। अगर कोई आपको या आपके किसी परिचित को शोषित करने की कोशिश करे तो डरने के बजाय कानून का सहारा लेने की जरूरत है। और संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि हर महिला को गरिमा और सम्मान के साथ जीने का हक है। तो बहनों, अब डरने का समय नहीं बल्कि अपने अधिकारों को पहचानने और लड़ने का समय है, क्योंकि हमारा संविधान हमारी ढाल है। चौथा अधिकार है महिलाओं को विशेष अवसर और संरक्षण के संबंध में, जो कि संविधान के अनुच्छेद 39, 42 और 44 में प्रावधानित किया गया है। इस संबंध में संविधान कहता है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलना चाहिए, महिलाओं के स्वास्थ्य और मातृत्व अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, और हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां महिलाओं को शादी, तलाक और विरासत के संबंध में पुरुषों के बराबर अधिकार मिले। ध्यान रहे, यह हमारे आर्थिक और सामाजिक अधिकार है, क्योंकि हमें निर्भर नहीं आत्मनिर्भर बनना है। क्या आपको पता है कि यह प्रावधान होने की वजह से अब बेटियां भी पैतृक संपत्ति में बराबर के हकदार है, और अगर पति अपनी पत्नी को 3 तलाक कहकर छोड़ दे तो यह अब कानूनन अपराध बन चुका है। और गर्भवती महिलाओं को नौकरी से निकालना गैर कानूनी है और मातृत्व अवकाश अधिकार बनाया गया है। इस तरह संविधान हमें सिर्फ सुरक्षा ही नहीं देता बल्कि हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए रास्ता भी दिखाता है। पांचवा अधिकार है राजनीति और सत्ता में भागीदारी का अधिकार। क्या आपको पता है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लेकर आई है, जो कि राजनीति के लिए महिलाओं को समर्पित कानून है। पहला है महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए। इस कानून में प्रावधान है कि लोकसभा और सभी राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के 33% सीटें आरक्षित की जाएगी, और जाहिर है कि इससे नेतृत्व में महिला की भागीदारी बढ़ेगी। दूसरा है लैंगिक समानता को बढ़ोतरी। इसमें सरकार ने तर्क ये दिया है कि महिलाओं को राजनीति में भागीदारी को बढ़ाने से भेदभाव कम होगा और महिला जागरूक होगी। तीसरा है वुमन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। राजनीति में भागीदारी लेने से महिलाओं को स्वतंत्र निर्णय और अपने अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू करने में सहजता रहेगी और अपने अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू करने का मौका मिलेगा। चौथा है महिला हितैषी नीतियों का निर्माण होगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार और समान वेतन जैसी नीतियों में महिलाओं की प्राथमिकता बढ़ेगी। पांचवा है महिलाओं की निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इससे परिवार और समाज में महिला की आवाज सुनी जाएगी, जिससे वे सशक्त और प्रभावी नेतृत्वकर्ता बन पाएगी। और गांव की पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई है।
इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम और पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिला के आरक्षण होने की वजह से अब हमें देश में देखने को मिलता है कि अब देश की महिला राष्ट्रपति से लेकर मंत्री, विधायक और सरपंच तक बन रही है। राजनीति में महिला अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, यही सशक्तिकरण है। सोचिए, आज से कुछ साल पहले किसी ने सोचा था कि कोई महिला देश की प्रधान बन सकती है, कोई महिला देश की रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री बन सकती है और संसद और न्यायपालिका में बड़ी बड़ी जिम्मेदारी उठा रही है। लेकिन यह आज संभव है क्योंकि संविधान ने महिलाओं को अधिकार दिए हैं। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं रहे बल्कि नेतृत्व करने के लिए भी आगे आए। अब अंत में समझते हैं कि संविधान के लक्ष्य और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा समय समय पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए और कल्याण के लिए कई अधिनियम बनाए गए हैं, जिसमें पहला है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। इसमें छुट्टी के साथ सैलरी लेने का प्रावधान है। इसमें मां बनने वाली हर महिला को 26 हफ्तों की पेड छुट्टी मिलेगी ताकि वह बच्चे की देखभाल कर सके। इस कानून के तहत अगर कोई महिला बच्चा गोद लेती है या सरोगेसी से मां बनती है तो उसे 26 हफ्तों की छुट्टी मिलेगी। और इस कानून में प्रावधान है कि ऑफिस में बच्चों के लिए देखभाल केंद्र होना चाहिए और इसमें खास प्रावधान है कि महिला घर से काम करने की सुविधा को मांग सकती है। मां बनने के बाद अगर जरूरी है तो महिला वर्क फ्रॉम होम का विकल्प ले सकती है। इसमें प्रावधान है कि महिला को मातृत्व अवकाश के कारण नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, न ही किसी प्रकार का लैंगिक भेदभाव किया जाएगा। कानूनी क्रम में अगला अधिनियम है दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961। इस कानून में प्रावधान है कि दहेज लेना या देना गैर कानूनी है। शादी में दहेज मांगना, लेना या देना प्रतिबंधित है ताकि महिलाओं का शोषण रोका जा सके। और इस कानून में डायरेक्ट शिकायत करने का अधिकार भी है। इस संबंध में महिला या माता पिता या कोई व्यक्ति दहेज से संबंधित शिकायत को दर्ज करवा सकता है। इस कानून में सख्त प्रावधान किया गया है कि यदि कोई दहेज के नाम पर उत्पीड़न करता है तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शादी के बाद दहेज की मांग करना, उसके लिए प्रताड़ित करना, ये कानूनी कार्रवाई का आधार बन सकता है। और इस कानून में गोपनीयता और सुरक्षा की गारंटी की बात भी की गई है। इस कानून के तहत यदि कोई शिकायत करता है तो उसकी पहचान को गोपनीय रखा जाता है ताकि वह बिना किसी डर के कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सके। इस कानून ने सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया है, जो कि दहेज प्रथा को अवैध घोषित कर समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत किया, जिससे वे आर्थिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र हो सके। अगला अधिनियम है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। इस कानून के तहत अगर घर में घरेलू हिंसा होती है तो कानून उसकी सुरक्षा करेगा। यह कानून हर प्रकार की हिंसा को कवर करता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन हिंसा, हर तरह की हिंसा को घरेलू अपराध माना गया है। और ये कानून हर महिला की सुरक्षा की बात करता है, जिसमें पत्नी, माँ, बहन, बेटी या लिव इन पार्टनर, घर में किसी भी महिला को होने वाली हिंसा को इस कानून के तहत कवर किया गया है। और इस कानून के तहत पीड़िता की मदद के लिए संरक्षण अधिकारी और विशेष सेवा केंद्र बनाए गए हैं ताकि पीड़िता को तुरंत मदद मिल सके। इस कानून में प्रावधान है कि पीड़िता को उसके ससुराल या उसके मायके से जबरदस्ती नहीं निकाला जाएगा, भले ही उसके नाम से मकान नहीं हो। और इस कानून में जल्द सुनवाई और मुआवजे का प्रावधान है और कोर्ट इसमें जल्दी से जल्दी सुनवाई कर सकता है और पीड़िता को रहने, खर्चे, मुआवजे या रहने का आदेश दे सकता है। अगला अधिनियम है कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। ये कानून कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनके लिए दिशा निर्देश, मानक जारी करता है। इसमें कार्यस्थल पर सभी वर्किंग महिलाओं की सुरक्षा की बात की गई है, जिसमें सरकारी, निजी या असंगठित क्षेत्र हर कार्यस्थल पर काम करने वाली महिला को सुरक्षा प्रदान करता है। और इसमें यौन उत्पीड़न की स्पष्ट परिभाषा दी गई है, जिसमें शारीरिक स्पर्श, अश्लील टिप्पणी, आपत्तिजनक इशारे, जबरदस्ती या कार्य से जुड़े लाभ हानि की धमकी, इन सभी को उत्पीड़न माना जाता है। और इस कानून में आंतरिक सुरक्षा समिति का प्रावधान भी है। 10 या अधिक कर्मचारी वाले कार्यस्थल पर महिलाओं की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति बनाना अनिवार्य है। और इसमें त्वरित सुनवाई और प्राइवेसी का प्रावधान है, जिसमें 90 दिनों के भीतर जांच और पीड़िता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। और इस कानून में सख्त कार्रवाई और मुआवजे का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति इस कानून के तहत इस कानून का प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ा लीगल एक्शन लिया जाएगा। और इसमें पीड़िता को मुआवजा देने का भी प्रावधान है। अब बात करते हैं बेटियों की संपत्ति के अधिकार के बारे में। अब बेटी भी बेटों की तरह पैतृक संपत्ति में बराबर की हकदार है। इस संबंध में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 प्रावधानित करता है। ये कानून कहता है कि संपत्ति के मामले में बेटी के साथ बेटे के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इस कानून के आने के बाद में बेटियों को बेटों के समान संपत्ति में अधिकार दिए गए हैं। और ये कहता है कि संपत्ति के मामले में किसी भी तरह के भेदभाव की मनाही की गई है। और इसमें प्रावधान है कि पिता के जीवित रहने की शर्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जो कि 2020 के आने के बाद में, यदि लड़की के पिता 2005 के पहले भी गुजर चुके हैं तो भी बेटी पैतृक संपत्ति में बराबर की हकदार है।
और ये कानून की खास बात है कि यह कुंवारी और विवाहित दोनों बेटियों का अधिकार देता है। और ये कानून कहता है कि बेटी की शादी होने के बाद भी उसके अधिकार समाप्त नहीं हो जाते, वह अपने पैतृक घर और संपत्ति के उत्तराधिकार बनी रहती है। और इसमें प्रावधान है कि उत्तराधिकार पोती तक भी जाता है। कानून के तहत अगर बेटी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संतान को भी उसके हिस्सेदारी का हक मिलता है। और यह कहता है कि कोई भी परिवार या समाज बेटी को संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता जब तक कि वह खुद अपने इस अधिकार को लिखित रूप में त्याग न कर दे। अब अगला कानून है 3 तलाक पर रोक। इस संबंध में मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 है। इस कानून के आने के बाद में अब कोई भी महिला एक तरफा तलाक की शिकार नहीं होगी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक और चर्चित केस है, जो कि शायरा बानो बनाम भारत संघ के नाम से जाना जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाया कि 3 तलाक असंवैधानिक है, मनमाना है और इस्लाम के मूल्यों के खिलाफ है। इसके बाद भारत सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 लागू किया, जिसमें 3 तलाक को दंडनीय अपराध बनाया गया है। तो आज आपने जाना कि भारतीय संविधान ने महिलाओं को सिर्फ अधिकार ही नहीं बल्कि सम्मान, सुरक्षा और अधिकार की गारंटी भी देता है। संविधान सिर्फ कागज पर लिखे गए शब्द नहीं बल्कि हमारी ताकत, हमारी आज़ादी और हमारे सम्मान की गारंटी है। लेकिन सिर्फ कानून बन जाने से बदलाव नहीं आता। इसके लिए हमें जमीनी लेवल पर प्रैक्टिकल में प्रत्येक महिला को हर जगह के अन्याय के खिलाफ में आवाज को बुलंद करनी होगी। असलियत में बदलाव तभी आएगा जब हम अपने अधिकारों को जानेंगे, समझेंगे और रियल लाइफ में अपनाएंगे। अब समय आ गया कि हर बहन, हर बेटी, हर महिला अपने इस अधिकार के बारे में जाने और सोसाइटी को महिला को उनके हक और अधिकार को लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हर नागरिक एक समान और सुरक्षित समाज बनाने में अपनी भूमिका निभाए। तो आइए इस जागरूकता को आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये वीडियो हर उस महिला तक पहुंचना चाहिए जिनको इसकी जरूरत है। आइए मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर महिला गर्व और सम्मान के साथ जीवन जी सके। मिलेंगे अगले वीडियो में नई कानूनी जानकारी के साथ और किसी लीगल अपडेट्स को लेकर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।